how are you? I hope you all are doing well. So today we will start our new unit 8, that is atomic nucleus, and chapter 12 NCERT, according to NCERT chapter 12 structure of atom or atoms. तो ये जो चैप्टर है आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, या फिर हम बात करें कि जब से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हुई होगी तो फर्स्ट चैप्टर आपको एटम ही पढ़ाया गया होगा कि व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जब हम बात करें शुरुआत से कि एटम, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं एटम की एग्जिस्टेंस की कि किसने यहाँ पे एटम की एग्जिस्टेंस बताई थी, तो पहले साइंटिस्ट कौन थे? डाल्टन। और डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट में बताया था कि एटम कैसा पार्टिकल है, एटम इनडिविजिबल है। उन्होंने बोला था कि दुनिया में इनडिविजिबल, दुनिया में जो भी मैटर है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बना है, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट वहाँ पे क्या है? एटम है। और एटम क्या है? इनडिविजिबल है। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन के अकॉर्डिंग। लेकिन 1898 की बात है, 1898 की बात है, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे थॉमसन। इन साइंटिस्ट का नाम आपने सुन रखा होगा, जे थॉमसन ने अपने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये क्लियर कर दिया था कि एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से? पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स कि एटम के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनके नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से होल एटम किसकी तरह काम करता है? कैसा होता है होल एटम? होल एटम इज़ न्यूट्रल। तो उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू ये चीज़ बताई थी कि एटम भी डिवाइड हो सकता है। और उनका जो मॉडल था, उन्होंने एक मॉडल दिया था किसके लिए? जो भी एटम के अंदर जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस किस तरीके से रहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अरेंज कैसे होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक अपना मॉडल दिया था। उस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो ये जो मॉडल है जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल कह रहे हैं, वो किस टाइप का था? उन्होंने ऐसा बताया था, ये आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, पेपर में वैसे आता नहीं, लेकिन हमें स्टार्टिंग से ही यहाँ से चलना पड़ेगा, तभी जाके आप जो आपके सिलेबस में है उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने मॉडल कैसा दिया था? उन्होंने बोला था कि जो हमारे पास एटम है वो कैसा शेप का है? स्फेरिकल शेप का है, और स्फेरिकल शेप का है। और ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, वो कौन सा चार्ज है? उसका पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और इस स्फीयर में कुछ सीड्स हैं। ये सीड्स यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? नेगेटिव चार्जेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आपने एक लाइन भी याद करी होगी छोटे में कि किसने किसको डिस्कवर किया था? ईंट पर नाच करके एक ऐसा याद किया होगा। तो उन्होंने बोला था ये जो नेगेटिव जैसे सीड्स हैं यहाँ पे इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में, तो ये सीड यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? ये नेगेटिवली चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था उनका कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल। अब जो ये प्लम पुडिंग मॉडल था, ये क्यों फेल हुआ था? ये इसलिए फेल हुआ था क्योंकि ये किसको नहीं बता पा रहा था? ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द फॉर्म ऑफ सीरीज इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की उस टाइम तक स्पेक्ट्रल लाइन डिस्कवर हो गई थी। स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में ये बता नहीं पा रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों वहाँ पे फॉर्म करता है। दूसरी बात, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं किसकी कि स्टेबिलिटी की, तो ये एक तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव ने किसको यहाँ पे इंडल्ज, मतलब किसमें एम्बेडेड हो रखे हैं? नेगेटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड हो रखे हैं। और आपको पता है कहीं पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं तो उस केस में तो वो चीज़ तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, डायरेक्ट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, एटम तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं।
तो एक तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया, और तीसरा क्या नहीं बता पाया, तीसरा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड के थ्रू, जो कि था रदरफोर्ड्स अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि आपको अभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में रदरफोर्ड्स अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या हो रहा था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे क्या कराया जा रहा था, इंसिडेंट करवाया जा रहा था, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफरेंट एंगल्स के थ्रू क्या हो जा रहे थे, वहाँ पे डेविएट हो जा रहे थे, डिफरेंट एंगल्स के थ्रू डेविएट हो जा रहे थे। तो उनका जो स्कैटरिंग है वो भी यहाँ पे ये मॉडल नहीं समझा पा रहा था, तो इसलिए थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो फेल हो गया। लेकिन हाँ, हमें ये तो चीज़ पता लग गई थॉमसन के थ्रू कि जो एटम है वो डिविजिबल है। इट मीन्स एटम में दोनों टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स भी। तो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड्स अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने 2 एसोसिएट के साथ, कौन कौन, एच गीज़र एंड ई मार्सटन, अपने 2 एसोसिएट गीज़र और मार्सटन के साथ रदरफोर्ड ने ये अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, तो अभी तो वैसे आपको एक चीज़ बता दें कि जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, इसमें देखिए एक पर्टिकुलर मैटर चाहिए हमें। मैटर क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे उन्होंने मैटर लिया था कि जिसके एटम की वहाँ पे स्टडी करी जा रही थी कि उसके स्ट्रक्चर क्या होगा एटम का, तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया था, वहाँ पे गोल्ड। तो गोल्ड फॉइल के अलावा उन्होंने और भी सारी प्लेट्स वहाँ पे यूज़ करी थी, जैसे प्लैटिनम की, सिल्वर की, एल्यूमिनियम की। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको किसके लिए पढ़ना है, थिन गोल्ड फॉइल के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था, जो इन्होंने यहाँ पे चीज़ें ली थी वो क्या क्या हैं, अपैरेटस उन्होंने क्या क्या यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इनको क्या चाहिए, अल्फ़ा स्कैटर, जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा। अल्फ़ा ये जो होती हैं, ये अल्फ़ा रेस कौन सी होती है, रेडियो एक्टिव रेस होती है। तो ये रेडियो एक्टिव रेस किससे निकलती है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलती है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलेगी। और रेडियो एक्टिव जो भी हमारे पास सब्सटेंस होता है वो कैसा सब्सटेंस होता है, अनस्टेबल होता है, जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो। तो वो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडियो एक्टिव रेस को एमिट करता है। तो हमने यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स ले रखा है, कौन सा, बिस्मथ, जिसका मास नंबर है 214 एंड एटॉमिक नंबर है 83। ओके, और इसको हमने प्लेस कर, देखिए इसको ओपन हम यहाँ पे ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने हाथों से इसे होल्ड किया, या अगर इसकी जो रेज़ है वो हमारे बॉडी कांटेक्ट के साथ आ गई, तो ये हमारे सेल्स को डैमेज कर सकता है। तो ये हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं, क्योंकि इनसे आ रही रेडियो एक्टिव रेज हमारी सेल को डिस्ट्रॉय करती है और हमारी स्किन को भी यहाँ पे क्या कर सकती है, हार्मफुल इफ़ेक्ट दे सकती हैं। तो इस हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाने के लिए हम यहाँ पे इस रेडियो एक्टिव सोर्स को एक कवरिंग के अंदर रखते हैं, एक कैविटी के अंदर रखते हैं। तो वो कैविटी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी उससे आ रही, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस फॉर्म में रेडियो एक्टिव रेज एमिट कर रहा है चारों तरफ से, तो उन रेज को वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। और जहाँ से हमें उस रेज को निकालना है सिर्फ उतना पार्ट हम ओपन करके रखेंगे उसका। तो उसके लिए हमने इसे किसके अंदर रखा हुआ, एक लेड कैविटी के अंदर। तो लेड आपने सिंबल पढ़ रखा होगा, पीबी। तो पीबी यहाँ पे जो लेड है उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है क्या करने की, जो भी रेडियो एक्टिव रेज हैं उसको एब्जॉर्ब करने की। तो इसलिए हमने इसे किसके अंदर रख रखा है, एक लेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ। एक और छोटी सी यहाँ पे एक ओपनिंग प्रोवाइड कर रखी है। क्यों? क्योंकि जो भी अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से एमिट करेगा तो वो अल्फ़ा पार्टिकल, अब याद रखिएगा अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो +2e होता है। +2e का मतलब +2 इंटू ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यहाँ पे पढ़ रखा होगा। तो आपको याद रखना है इस पे जो चार्ज है वो कितना होता है, +2 होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छोटी सी ओपनिंग है। ओके, तो इस रेडियो एक्टिव सोर्स को हमने लेड कैविटी के अंदर रख रखा है। अब इसके साथ साथ हमने यहाँ पे सामने एक स्लिट लगा रखी है। तो वो स्लिट किसकी बनी हुई है, लेड प्लेट की बनी, मतलब ये लेड की बनी हुई है। तो लेड यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया कि वो जो रेडियो एक्टिव रेज है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इट मीन्स कि अगर हमें एक पर्टिकुलर रे चाहिए, एक स्ट्रेट रे चाहिए, तो उतनी तो हम ओपनिंग खोल के रखेंगे। लेकिन अगर इधर उधर वो रेज डेविएट हो रही हैं, जैसा आपने डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाई था, ठीक है, तो अगर वो रेज इधर
उधर जा रही हैं, कोई वेस्टेज रेज हैं, तो उनको वो इधर उधर फैलने की बजाय वो लाइट क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जितनी अमाउंट ऑफ रेज हमें चाहिए वो उस पर्टिकुलर ओपनिंग के थ्रू सीधे सीधे जाएगी, कहाँ पे, जहाँ पे हमें उसे भेजना है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर रखा, एक थिन गोल्ड फॉइल, जिसके एटम के स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रदरफोर्ड एंड गीजर-मार्टसन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो फॉइल है वो बहुत ही थिन होनी चाहिए, इतनी थिन कि जब अल्फ़ा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल से टकराए तो उसका इंटरेक्शन एक ही एटम के साथ हो। मतलब ऐसे होते हैं ना एटम्स अरेंज इस तरीके से, और इसके पीछे भी होंगे एटम्स। तो मतलब ये इतनी थिन बनाई जाए ये गोल्ड फॉइल कि जब यहाँ पे एटम अल्फ़ा पार्टिकल इस पर्टिकुलर गोल्ड फॉइल के एटम के साथ कोलाइड करे तो कॉलिजन के थ्रू यहाँ पे ज़्यादा थिकन, अगर ये मैंने गोल्ड फॉइल ज़्यादा थिक ले ली तो थिक होने की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल यहीं पे रुक जाएगा, ये यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अच्छे से इंटरेक्शन हो किसका, अल्फ़ा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल के एटम का। तो इसलिए हमने यहाँ पे गोल्ड फॉइल को कैसा बना रखा, बहुत ही थिन यूज़ कर रखा है। कितना थिन, तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था अबाउट 2.1 × 10⁻⁷ मीटर थिकनेस का गोल्ड फॉइल यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, ताकि यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल अच्छे से स्कैटर्ड हो पाए। ओके, देन इसके बाद अब कितने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे जाके वो क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक क्या लगा रखा है, डिटेक्टर लगा रखा है जो अल्फ़ा पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा। और अल्फ़ा पार्टिकल का जो डिटेक्टर होता है वो कौन सी स्क्रीन होती है, ZNS स्क्रीन। ZNS मतलब जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है वो किसको डिटेक्ट करती है, अल्फ़ा पार्टिकल को डिटेक्ट करती है। किसके थ्रू, अब जब अल्फ़ा पार्टिकल इस ZNS स्क्रीन पे क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा, तो वहाँ पे सिंटिलेशंस होते हैं। सिंटिलेशन मतलब लाइट के फ्लैशेस होते हैं। तो जब लाइट फ्लैश वहाँ पे स्पार्क जनरेट होगी तो हमें पता लग जाएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल किस किस पॉइंट पे क्या हुए हैं, स्कैटर हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ ये पूरे सेटअप को इन्होंने एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्या कर रखा था, इनक्लोज कर रखा था, कि ताकि जो भी यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है वो किससे प्रिवेंट हो सके, एयर मॉलिक्यूल से प्रिवेंट हो सके। तो एयर मॉलिक्यूल्स बीच में ना आए, तो इस वजह से यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर इंक्लोज कर रखा, और फिर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया गया तो आपको दिख रहा होगा कि लेड जो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स है बिस्मथ, इससे अल्फ़ा रेज निकलेंगी। ठीक है, तो जो फालतू की अल्फ़ा रेज है वो लेड प्लेट क्या कर लेगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो ओपनिंग है उसके थ्रू एक स्ट्रेट बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स किसमें इंसिडेंट होगी, थिन गोल्ड फॉइल में इंसिडेंट होगी। और आपको पता है कि जब वहाँ पे देखिए अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल है वो रेस्ट में है, गोल्ड फॉइल के एटम्स भी रेस्ट में है। तो यहाँ पे जब वो अचानक से टकराएंगे अल्फ़ा पार्टिकल इस थिन गोल्ड फॉइल से, तो उनका स्कैटर टेक प्लेस हो जाएगा, उनकी स्कैटरिंग टेक प्लेस होगी। तो स्कैटरिंग टेक प्लेस होगी डिफरेंट एंगल के थ्रू। तो जहाँ जहाँ पे जाके ये ZNS स्क्रीन में इंसिडेंट होंगे वहाँ पे हमें लाइट के फ्लैशेस मिलेंगे, किसकी वजह से, अल्फ़ा पार्टिकल्स की वजह से। फिर जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब हमें ये ZNS स्क्रीन को निकालना है और इससे कुछ ऑब्जर्वेशंस लेनी है। तो वो ऑब्जर्वेशन अब हम पढ़ेंगे कि क्या निकल के आई थी। तो देखिए, एक बात मैं और बता दूं, आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन से वो कितना ज़्यादा हैवी होता है, 7000 इट मीन्स द अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अबाउट 7000 हैवियर देन दी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 7000 टाइम्स क्या होता है, हैवी होता है। तो अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आई थी वहाँ पे अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या आई, पहली ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो उस गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन के थ्रू क्या हो गए, पास हो गए। मतलब हमने जैसे भेजा था वैसे ही स्ट्रेट एंगल बनाते हुए वो सीधा के सीधा क्या हो गए, निकल के चले गए। मतलब कोई ज़्यादा उन पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ, पहली चीज़ ये। ठीक है, सेकंड थिंग क्या बोला गया कि जब यहाँ पे वो जो पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स है, वो गोल्ड फॉइल से पास हुए तो उनका जो डिफ्लेक्शन देखा गया वो डिफरेंट अमाउंट का देखा गया, हर एक डायरेक्शंस में डिफरेंट अमाउंट का देखा गया। वो कैसा देखा गया, वो इस प्रकार से देखा गया कि
समझ लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करें, भेजे, ठीक है, समझ लीजिए हमने 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स भेजे, तो उन 10,000 में से जो अल्फ़ा पार्टिकल, एक अल्फ़ा पार्टिकल है, वही अपना पाथ रिट्रेस बैक करके आ रहा था, मतलब 180 डिग्री की फॉर्म में जो अपना पाथ वापस कर दे रहा था, वापस मुड़ के आ जा रहा था, तो 10,000 में से वो एक ही अल्फ़ा पार्टिकल्स था। तो भेजे तो बहुत सारे गए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि मान लीजिए कि अगर हमने 10,000 भेजे तो उनमें से प्रैक्टिकली एक ही अपना पाथ रिट्रेस करके आ रहा था, और बाकी सब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो रिट्रेस तो नहीं कर रहे थे अपना पाथ, लेकिन उनका जो मीन पाथ से डेविएशन था वो क्या था, लार्ज एंगल में था, ठीक है, वो लार्ज एंगल में था। तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो एंगल है वो कौन सा वाला, 180 डिग्री, जिसमें वो पाथ रिट्रेस बैक कर रहा है। तो इट मीन्स कि बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ को रिट्रेस बैक कर दे रहे थे, कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। लेकिन कुछ ऐसे, उनमें से ज़्यादा ऐसे थे कि जिनमें जो डिफ्लेक्शन मिला वो थोड़ा लार्ज फॉर्म में मिला, ठीक है, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे कि जो बिना डेविएशन के आगे निकल के चले गए, ठीक है। तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उन्होंने भेजे, तो थीटा अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, मतलब जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग उनकी बनी, तो कैसे कैसे वहाँ पे उनके बीच में ग्राफ खींचा, तो उनका जो ग्राफ निकल के आया वो इस टाइप का है। तो अभी आपने देखा, मैंने क्या बताया था कि बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स 180 डिग्री का क्या कर रहे थे, वहाँ पे एंगल बना रहे थे। उनका जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग था, मतलब जो पाथ ट्रेस बैक कर रहे थे वो 180 डिग्री से, तो वो कितने थे, बहुत ही कम थे। तो इट मीन्स कि जहाँ पे n ज़्यादा है वहाँ पे अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग या एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या बनेगी, कम बनेगी, और जहाँ पे कम नंबर ऑफ वहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, 180 डिग्री का एंगल वहाँ पे बना रहे थे, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे इनके बीच का जो ग्राफ था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का बन रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पॉइंट में जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो कितना है, 180 डिग्री। एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैसे बनेगा कि जो उनका मीन पाथ है और जैसा उन्होंने डेविएशन दिखाया है, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो 180 डिग्री का कितने, देखो कितने नंबर ऑफ एटम्स बना रहे, बहुत ही कम नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन अगर हम बात करें कितने कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 10-20 डिग्री का अगर हम देखें, तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे एटम्स, ठीक है। तो अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। ऑब्जर्वेशन के बाद आता है कंक्लूजन एंड एक्सप्लेनेशन। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने ये बताया कि देखिए कि कुछ इसमें मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स अनडेविएटेड जा रहे थे, मतलब जिनका ज़्यादा कोई क्या नहीं था, एप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन नहीं था, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि जो एटम है, थॉमसन मॉडल को भी याद रखना, ठीक है, कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑल अराउंड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। एटम का कुछ पार्ट वहाँ पे क्या है, एम्प्टी भी है। एटम हैज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो जब लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस होगा तो उस एम्प्टी स्पेस में क्या होगा, वो जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल है वो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे निकल के चला जाएगा, विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन। ऐसे ही देखिए आपको ए और ये जो ई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अल्फ़ा पार्टिकल जो इंसिडेंट करवाया जा रहा है, तो वो जा रहा है ऐसे, तो इसके बीच में ज़्यादा कोई यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है। अभी आपको पता है डिफ्लेक्शन भी क्यों कर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने सेकेंड पार्ट में यही बताया कि अभी तक थॉमसन ने क्या बता रखा था कि जो एटम है, एटम पूरा का पूरा कैसा स्पेयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है, नहीं, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगा कि जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो उस पर्टिकुलर एटम के सेंट्रल कोर पे प्रेजेंट है, सेंट्रल पार्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ जो यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्प्टी स्पेस की, तो कुछ पार्ट एटम का क्या है, एम्प्टी भी है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, उसके सेंटर पे प्रेजेंट है। और जो भी इस एटम का एंटायर मास होगा वो इसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस पे क्या होगा, कन्फाइंड होगा, कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड पार्ट को, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को उन्होंने यहाँ पे क्या नाम दिया, न्यूक्लियस दिया। तो न्यूक्लियस की जो यहाँ पे डिस्कवरी थी, ठीक है, डिस्कवरी थी वो किसने करी थी, यहाँ पे रदरफोर्ड ने करी थी, जो कि बताया गया था उन्होंने कि जो न्यूक्लियस है वो
पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज, नहीं, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल कोर पे क्या हो रखा है, कंसंट्रेटेड हो रखा है, और इसी पॉजिटिव सेंट्रल कोर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इसका साइज़ भी उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बोला कि इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की वजह से जो भी सीधे सीधे यहाँ पे जैसे हम बोल रहे थे कि बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल ही 180 डिग्री से अपना पाथ रिट्रेस बैक कर रहे थे, और उन्होंने एक चीज़ बताई कि अगर 10,000 हमने भेजे वहाँ पे क्या अल्फ़ा पार्टिकल, उनमें से एक ही वहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल रिट्रेस बैक हो रहा था, तो इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज़ कितना होगा, 1/10,000 टाइम्स ऑफ दी साइज़ ऑफ एटम। तो साइज़ ऑफ एटम तो पहले ही पता लग गया था, साइज़ ऑफ एटम कितना बोला जाता है, 1 एंजियोस्टॉर्म के इक्वल, मतलब 10⁻10 मीटर के इक्वल। तो 10⁻10 मीटर ये है, और ये 4 जीरो जब ऊपर आएंगे तो ये भी इसके साथ प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, तो इट मीन्स न्यूक्लियस का साइज़ उन्होंने बताया था 10⁻14 मीटर उस टाइम पे। लेकिन रियल में अगर अभी हम देखें प्रेजेंटली तो न्यूक्लियस का साइज़ कितना है, 10⁻15 मीटर ऑर्डर का है, क्योंकि आगे चल के रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जब न्यूट्रॉन, अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद उन्हें पता लगा कि जो न्यूक्लियस का एक्चुअल साइज़ है वो कितना है, 10⁻15 मीटर। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्हें कितना साइज़ पता लगा था, 10⁻14 मीटर ऑर्डर का, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखिए, जो ये हमारे पास बी और सी वाला देखिए, सी वाला जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो कैसे बिल्कुल इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है अल्फ़ा पार्टिकल, और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये अपने पाथ को क्या कर दे रहा है, रिट्रेस बैक कर दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पे इनका डेविएशन लार्ज एंगल के थ्रू क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करके फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इस तरीके से डेविएट हो जा रहे हैं। तो ये था अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या चीज़ें बताई। तो पहली चीज़ क्या बताई, रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम है उसका जो साइज़ है वो कैसा है, स्पेरिकल फॉर्म में, और उसका जो साइज़ है, उसका जो डायमीटर है वो कितने ऑर्डर का है, 10⁻10 मीटर ऑर्डर का है, और उसका एक पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कोर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसका मोस्टली मास वहीं पे कंसंट्रेट रहता है, जिसका साइज़ कितना है, 10⁻14 मीटर ऑर्डर का है। सेकेंड थिंग उन्होंने ये बताई कि जो न्यूक्लियस है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंड रहता है, इलेक्ट्रॉन से सराउंड रहता है, ठीक है। उन्होंने अभी कोई शेल्स वगैरह का डिस्कशन नहीं करा कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स के से क्या रहता है, सराउंड रहता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि बस इतना, उन्होंने बस ज़्यादा नहीं बताया, और कुछ पार्ट इसमें क्या रहता है, एटम का स्पेस एम्प्टी रहता है, जो कि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी यहाँ पे दिखाया, ठीक है। थर्ड थिंग कि जितने नंबर ऑफ इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो मतलब जितना चार्ज न्यूक्लियस पे है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एटम में होंगे, जिससे ये एटम टोटली क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन इसको सराउंड कर रहे हैं वो स्टेशनरी नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यहाँ पे एक सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट बताया था, ठीक है। स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट आगे चल के फिर बोर ने बता दिया था स्टेशनरी, लेकिन उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उनको वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक्चुअली किसकी वजह से प्रोवाइड हो रहा है, कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, जो कि उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये है यहाँ पे रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो वो ड्रॉबैक्स क्या हैं, सबसे पहली चीज़ तो यही हुई कि जो हमारे पास ये एटम का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था, वो एटम का स्ट्रक्चर क्या नहीं बता पा रहा था, वो किसके बारे में नहीं बता पा रहा था, एच स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नहीं बता पा रहा था, कि जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थ्रू नहीं समझाई जा रही थी। सेकेंड थिंग उन्होंने यहाँ पे क्या बोला,
उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसके ऑल अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको पता ही है कि ये पॉजिटिव चार्ज जब इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो धीरे धीरे ये जब रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करते करते इसका सर्कुलर रेडियस कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसके थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है, इस न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपना सर्कुलर रेडियस कम करते करते किस में गिर जाएगा, इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी भी रदरफोर्ड के एटम स्ट्रक्चर की वजह से नहीं पता लगा। तो इट मीन्स कि इसी ड्रॉबैक्स की वजह से जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताने में फेल हो गया। और उसके बाद कौन आए, बोर्स आए। बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।